हजारीपुर में रहने वाले सुखना ने देखा कि उसका बेटा पम्मी अब जवान हो रहा है, इसलिए उसने पम्मी की शादी गांव की ही एक लड़की सुमन से तय कर दी। सुखना पम्मी से, मैंने तुम्हारी शादी अपने हरिया की बेटी सुमन से तय कर दी है। अच्छा। नहीं बापू, मैं तो शादी अपने गांव की शब्बू से ही करूंगा। पम्मी ने शब्बू को पहली बार देखा था और तब से ही उसने अपनी सुध बुध गंवा दी थी। एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है कि शहजादे ने नदी में बहते हुए सोने का एक बाल देख सोने के केसधारी सुंदरी के प्रेम से घायल होकर महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल पम्मी का भी था। पम्मी की माँ पम्मी से, तू कुछ कहता नहीं तो क्या हम कुछ समझते नहीं हैं? हम तेरे माँ बाप हैं, सब समझते हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, कुछ खोया खोया सा रहने लगा है। तू चिंता मत कर, हमने तेरा ब्याह तय कर दिया है। अब जल्दी ही तेरा ब्याह हो जाएगा। लड़की बड़ी सुंदर है। आसपास के 4 गांव में एक ही लड़की है जो पानी के भरे हुए 3 मटके एक साथ सर पर उठाकर 2 मील चली जाती है। घर का सारा काम संभालती है। यहाँ आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा चैन मिलेगा। आखिर मैं भी तो बूढ़ी हो चली हूँ। पम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पड़ा रहा। तेरी ये हालत अब मुझे और न देखी जा रही। तुझे क्या पता, रात दिन तेरी ही चिंता खाई जाती है मुझे। एक रोज आंखों में आंसू भरे हुए वो पम्मी के पास जाती है। बेटा पम्मी, तेरा ये हाल अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा। तुझे मेरी कसम है, सच सच बता क्या बात है? तू हर समय ऐसा खोया खोया क्यों रहता है? तेरी माँ हूँ मैं, मुझे तो तू बता सकता है ना अपने दिल की बात। माँ को रोता देख पम्मी पिघल गया। अम्मा, मैं शादी करूंगा तो शब्बू से ही करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। दैया रे दैया, हाय मोरी मैया। बेटा तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ अम्मा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अम्मा, मैं शादी करूंगा तो शब्बू से ही करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। अपनी पसंद से शादी करना कितनी बेशर्मी की बात है। कितनी बेइज्जती होगी समाज में हमारी, तू जानता है? माँ ने पम्मी को बहुत समझाया, लेकिन उसने फिर वही चुप्पी साध ली। पम्मी के माँ बाप जब पम्मी को आसपास देखते तो शब्बू की बुराई और सुमन की तारीफ करने लगते और आपस में बातें करते। क्या हो गया शोभा चाची को? पिछले महीने तो मुझे मिली थी बाजार में, बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। हाँ हाँ मिली होगी, मैंने कब कहा कि नहीं मिली? भला बीमारी होते भी समय लगता है क्या? क्या हो गया था शोभा चाची को? कह रही थी कि पैरों में बड़ा दर्द था, चलना फिरना भी मुश्किल था। अब कैसी है वो? अरे तुम उसको छोड़ो, सबसे बड़ी बात वो ये बता रही थी कि पूरी बीमारी के समय सुमन ने उनका घर संभाल कर लाना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, सारा काम उसने किया। अच्छा, वैसे है तो बड़ी भली लड़की, लेकिन शोभा चाची के पड़ोस में तो उस शब्बू का घर है ना, वो नहीं आई उनकी सेवा करने? वो क्या आई सेवा करने? ऐसे तो रोज शोभा चाची के घर जाती थी, लेकिन चाची बता रही थी कि जब तबीयत खराब हुई तो उसने आना ही बंद कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है? हाय मोरी मैया, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे तो चाची ने ही बताया। कुछ काम नहीं करती वो अपने घर में, न जाने कैसे बेड़ा पार होगा उसका। सही कह रही हो तुम। लेकिन पम्मी पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ और सुखना को उसकी बात माननी पड़ी। सुखना शब्बू के घर रिश्ते की बात करने चला गया। सुखना घर वापस लौटकर आया तो गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं।
पम्मी की माँ दौड़ी दौड़ी आई। पम्मी दूर खड़ा कान लगाए हुए था। पम्मी के पिता फट पड़े। ऐसे नालायक बेटे से तो बे औलाद होना भला था। पम्मी की माँ घबरा कर बेटे की बलाई लेते हुए बोली, हाय हाय, क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? होगा क्या, ऐसे बेशरम लड़के से और क्या उम्मीद की जा सकती है। सारी इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। हाय हाय, क्या हुआ ये तो बताओ, ऐसा क्यों कहते जा रहे हो? अगर ऐसे ही इसके मिजाज थे तो ये किसी और के घर में पैदा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तुम्हें पता है उस सब्बू के बाप ने क्या कहा? अरे कहा क्या, उसने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की और कहता है, सब्बू की बात तुम मत सोचो, मेरी बेटी तुम जैसों के घर नहीं जाएगी। सब्बू को वो ऐसे घर में देगा जहां से उसे 200 रुपए की गठरी बांध कर मिलेगी। पम्मी की माँ आंखें ऊपर करती हुई बोली, क्या कहा? 200 रुपए की गठरी बांधकर? हाय दैया, मैं तो मर गई। तू भी बूढ़ी हो गई, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है? 200 रुपए की गठरी कोई चीज होती है या नहीं होती है? और कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए पैसा मांगेगा? अच्छा खासा सुमन से इसके रिश्ते की बात की थी, लेकिन तेरे इस नवाब को तो उस सब्बू से विवाह करना है। क्या कमी है उस लड़की में है? रंग जरा मैला हुआ तो क्या हुआ, औरत तो औरत ही होती है। तुझे उसके रंग का क्या करना है? लेकिन नहीं, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी 6 महीने भी नहीं हुए मैंने इसके लिए अपनी गाय बेचकर फटफटिया खरीदी थी। सारी उम्र मेहनत करके भी नहीं कमा पाएगा 200 रुपए, लेकिन शान देखो इसकी है। और तू बता, तू इतनी बुढ़ी हो चुकी है? कभी एक औरत की कीमत 200 रुपए सुनी है तूने? 200 रुपए में तो फिरंगी खरीदी जाती है। पम्मी ने ये सब सुना और अपनी आंखें सीने में दबाकर करवट बदल ली, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही रही। इकलौते बेटे का यूं दिन रात पड़े रहना माँ बाप से देखा ना गया। ठीक है, हमारा क्या है, हम तो पके हुए फल हैं, कब टपक जाएंगे कुछ नहीं पता। रोजी का सहारा यही भैंस है, ये भी बिक जाएंगी तो फिर खुद फिरंगियों की सड़क पर रोड़ी कूटने की मजदूरी करेगा। हम उसका भाग्य नहीं बदल सकते। लोग यही कहेंगे कि सुखना का बेटा मजदूरी करने लगा। अब उसकी किस्मत में यही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। गाय भैंस बेचकर सुखना ने शब्बू के पिता को 200 रुपए देकर शब्बू और पम्मी की शादी करवा दी। शब्बू को इस बात का बड़ा घमंड था कि उसे 200 रुपए चुका कर लाया गया है। शब्बू के नखरे बहुत थे, सारा दिन सिर्फ बनने संवरने में ही निकाल देती। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वो भी बल खाती कमर से। पड़ोस की निरा, ऐसा नखरा ठीक नहीं है, किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा को लचक जाएगी। शब्बू बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर और हाथ का अंगूठा दिखाकर बोलती, मेरे माँ बाप ने मुझे मार खाने को नहीं भेजा, कोई मुझे हाथ तो लगाए। तेरा क्या है, तेरे मर्द ने तुझे मुफ्त में लिया है, लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही। दूसरी तरफ पम्मी की माँ को शब्बू के रंग ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। पम्मी की माँ पड़ोसन से कहती, देखो तो 200 रुपए देकर ब्याह किया है, पर मुझे क्या आराम मिला, इसे तो अपने नखरे से ही छुट्टी नहीं मिलती। जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कैसे निभा पाएगा बता? यूं घर पर बैठा रहेगा क्या है? तुझे शोभा देता है? रोजी का एक जरिया था गाय भैंस, सो तेरे ब्याह में खत्म हो गया। अब तो तू कुछ नहीं करेगा तो क्या मैं परदेश जाकर मजदूरी करूं? पम्मी को काम करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा, लेकिन मन उसका घर पर ही रहता। काम पर गए पम्मी को सप्ताह नहीं हुआ था कि वो शब्बू की याद में आधी रात में ही अपने गांव को वापस आ गया। 16 मील चलकर उसे आना पड़ा, लेकिन वो घर जाने से डर रहा था। उसने अपने मन में विचार किया,
अगर घर पर गया तो बापू खातिरदारी अच्छे से करेंगे और पड़ोसियों की जबान ज्यादा कड़वी है। एक काम करता हूँ, इस चट्टान पर बैठ जाता हूँ और जब शब्बू पानी भरने के लिए जाएगी तब मैं बावड़ी पर चलकर बैठ जाऊंगा और उससे वहीं 2-4 बातें करके लौट जाऊंगा। शब्बू अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए आई। पम्मी उसे दूर बैठकर निहारता रहा, लेकिन एक शब्द भी बात न कर पाया और काम पर वापस लौट गया। मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वो महारानी मौज कर रही है। उसे तो मेरा जरा भी गम नहीं। 8-10 दिनों के बाद फिर से शब्बू से मिलने वो गांव वापस गया। शब्बू पड़ोस की 3-4 सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई आई। पम्मी उसकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। एक पड़ोसन शब्बू के गाल छूकर बोली, हाय रे तेरा नखरा, गांव के लड़के तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व छा गया। अब मैं किसी की नजरों को रोक थोड़ी सकती हूँ, आंखें उनकी हैं, जिसे चाहे उसे देखें। हाँ हाँ सही कहा तुमने, तुम रोक नहीं सकती, लेकिन उनके अंदर आग तो तुम ही लगाती हो। शब्बू मुस्कुराती हुई सहेलियों के साथ लौट गई। पम्मी के मन में शक का अंकुर आ गया। वो दिन रात इसी शक को रोक देता रहा। पम्मी ने अपने मन में सोचा, अगर दाल में कुछ काला नहीं होता तो पड़ोसन ऐसी चर्चाएं क्यों करती? और शब्बू भी तो चटक मटक किसके लिए दिखती है? देखो, उसे मेरा जरा भी गम नहीं और मैं मरा जा रहा हूं, लेकिन उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कहीं से एक बड़ा हाथ लग जाता और कुछ अच्छे पैसे मिल जाते तो घर वापस लौट जाता। बापू को भी हौसला हो जाता मुझ पर। ऊपर वाले ने पम्मी की बात सुन ली। 150 रुपए कमाई करवा कर घर लौट आया। पम्मी ने शब्बू से पूछा, क्यों? जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने तो खूब मजे किए। शब्बू ने चमक कर पूछा, कैसे मजे? किसके साथ मजे उड़ाती थी? क्यों, गांव में क्या कम आदमी है? खूब सज धज कर पानी लेने जाना होता था तुम्हारा, मुझे सब पता है। मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। तो बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी क्या गांव के लोगों को? मैं क्यों जाऊंगी दिखाने किसी को? कोई मुझे घूरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तू यूं बन ठन कर किसे दिखाने के लिए निकलती थी? मैं क्या करती? क्या मुंह काला कर लूं? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और तुमने भी तो मेरे रूप रंग को देखकर ही शादी की थी। क्या मुझ में और गांव वालों में फर्क नहीं है क्या? है? मुझे नहीं पता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे पास तुम्हारी फालतू बात के लिए समय नहीं है। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देख शक होता कि ये शब्बू के रूप की ख्याति सुनकर ही बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल दिखाई देने लगा। एक रात पम्मी ने शब्बू से पूछा, आज तू बाहर से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी? और वो सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे तुझे? मैं क्या जानूं, तुम उनसे ही जाकर पूछ लो। तुम बहुत घमंडी हो, हैं? तुम्हें हुस्न का बहुत घमंड है। एक दिन तुम्हारी नाक काट दूंगा, सारा रूप धरा का धरा रह जाएगा। 200 रुपए की नाक है, सोच समझ कर करना कुछ। इतना कहकर वो सो गई, लेकिन पम्मी की आंखों में नींद कहाँ। शब्बू तो गहरी नींद में मस्त थी। पम्मी ने सोचा, देखो तो, इसके घमंड में मैं बेचैन पड़ा हूँ और ये मजे से सो रही है। ये सब हुस्न का घमंड है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या कोई इज्जत नहीं रह गई? इस घर में अगर ये हुस्न ना होता तो क्या मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती? ऐसे हुस्न का क्या फायदा? अगर इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। और ये हुस्न तो सब लोग देखते हैं, मेरा इस पर क्या हक? जब तक ये हुस्न रहेगा तब तक मुझे इज्जत और चैन नहीं मिल सकता। रात के सन्नाटे में उठते बुरे विचार ने पम्मी को पागल कर दिया। आंखें खोलकर शब्बू के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार कर लिया। पम्मी ने एक धार वाला चाकू उठाया और अंधेरे में ही टटोल कर शब्बू की नाक को एक झटके से काटकर फेंक दिया। मर गई, मर गई।
चिल्लाने की आवाज सुनकर पम्मी के माँ बापू और पड़ोसी दौड़कर आए। कोई पानी लेकर देता, कोई कपड़ा लाकर देता, कोई इलाज बताने लगा। पड़ोस की काकी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी से कोई बकरी का गरम गरम ताजा मांस इसकी नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। इस वक्त बकरी का मांस कहाँ से लाई? तुम जानो। मैंने तो इसकी नाक इसलिए काटी थी कि ये सिर्फ मेरी होकर रहेगी, दूसरों की आंख उस पर नहीं पड़े। लेकिन अगर शब्बू को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे मरने नहीं दे सकता। बकरी का मांस कहाँ से मिलेगा? उसने बिना कुछ सोचे वही चाकू उठाया और अपने पैर से मांस का टुकड़ा काटकर शब्बू की नाक पर रख दिया। पम्मी के माँ बाप बिल्कुल पागल हो गए। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो। बस किसी भी तरह मेरी शब्बू को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे बचा लो कोई। हालत देखकर पम्मी बोला, मुझसे शब्बू की यह हालत देखी नहीं जाती। मैं इसे इलाज के लिए फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में ले जाऊंगा। वो अस्पताल तो बहुत दूर है और इसकी हालत तो देखो। मैं इसे अपनी पीठ पर बांधकर फटफटिया से अस्पताल ले जाऊंगा। लेकिन तू फटफटिया चलाएगा कैसे? तेरे पैर की हालत क्या है? मेरे पैर की तकलीफ शब्बू की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी तरह से ले जाऊंगा। पम्मी ने किसी की बात ना सुनी और शब्बू को अपनी पीठ पर कपड़े से बांधकर अस्पताल पहुंच गया। 20 रोज शब्बू का इलाज चलता रहा और उसका जख्म धीरे धीरे भर गया और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। नाक ना रहने की वजह से शब्बू की आवाज बिल्कुल बदल गई थी और अजीब सी आवाज में शब्बू ने पम्मी से कहा, अस्पताल की मेम ने कहा है कि विलायत से रबड़ की नाक मंगवाई जा सकती है। बस रहने दो, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तो बिना नाक के ही भली मालूम होती है। मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? शब्बू उदास हो गई। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पम्मी के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस अंग्रेजी मैम का। मैंने एक नाक काटी थी, वो दूसरी बनाने की तैयारी कर रही है। 2 दिन शब्बू ने खाना नहीं खाया तो पम्मी परेशान होने लगा, लेकिन शब्बू तो टस से मस न हुई। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे लिए रबर की नाक मंगवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? नाक इसी शर्त पर आएगी कि जब कोई गैर मर्द तुम्हें देखेगा तो तुम तुरंत रबर की नाक उतार कर अलग कर दोगी। मरता क्या न करता। शब्बू के पास पम्मी की शर्त मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। उसने पम्मी की शर्त मान ली और पम्मी ने रबड़ की नाक के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ 40 रुपए जमा कर दिए। जल्द ही शब्बू को दूसरी नाक उसके चेहरे पर मिल गई।